कि आपके 11th में एग्जाम, 11th में सबसे बड़ी डिस्टरबेंस यही है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है। हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। और स्कूल में पढ़ाते हैं तेजी से, यही सब वजह है कि हम लोग 11th में मन लगा के नहीं पढ़ा पाते, उसकी वजह यही सब है। या तो स्कूल के लिहाज से पढ़ाना पड़ेगा, या किसी को भाई है तो भाई पूरी तरह कोचिंग के लिहाज से। लेकिन 11 में बच्चे थोड़ा सा मैच्योर नहीं होते हैं, वो थोड़ा एग्जाम से डरते हैं, हमें एग्जाम देना है। तो देखिए, मैं केमिकल बॉन्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री की जान है ये। अगर आप इसको नहीं अच्छे से, आप मजबूती के साथ, इसमें कुछ नो न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है। आप हर दिन 10 मिनट पढ़ेंगे ट्रिक्स टू रिमेम्बर, बहुत ही लॉजिक है, मैं बहुत सारा ट्रिक्स दूंगा, आप पर डे 15-20 मिनट पढ़ लेंगे, आपका मजबूत होगा और आपको रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप हर दिन पढ़ के आएंगे। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे स्टूडेंट, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहली बात, केमिकल बॉन्ड क्या है, मैं ज्यादा ना पढ़ाते हुए और से सुने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऋषिक बंसल, कहाँ रहते हो यार तुम, कहाँ थे आप? सर मेरा सर त्योहार के चक्कर में मैं मिलने गया था, कजन वगैरह आए हुए थे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो अरे, आज की क्लास तो थोड़ा बेसिक होगी, नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मैं बहुत ही शानदार तरीका सब बताऊंगा, तो इसलिए क्लास करेंगे और टाइमिंग शेड्यूल आपको, मैनेजमेंट आपको बेचता रहेगा। तो चलिए देखिए, मैं ज़्यादा ना करते हुए कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड है क्या। जैसे आप HCl हैं, केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम वेरियस एटम को के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए हम इसको बाइंड्स करते हैं, बांधे हुए रखते हैं। मतलब केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स, समझा कि नहीं, विच बाइंड्स वेरियस एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें 2 एटम को बॉन्ड के जरिए बांधे हुआ है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। सबको आ रहा समझ में, हाँ या ना बताएं। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। मेरी क्लास में थोड़ा सा बोलिएगा तो मुझे मजा भी आता है। खैर चलिए, लिखिए मेरे साथ साथ, लिखें। इट इज डिफाइंड एज an attractive force which holds various atoms। ठीक, पहले यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले यहाँ तक लिखिए तो जल्दी से सारे लोग। which holds various atoms। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, तो आपने क्या करवाया? कुछ नहीं साइंटिस्ट, आप यही है, यही लाइन लिखा, केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन लिखा रहा हूँ। सर जो रेगुलर हमारी क्लास है उसमें तो वही चलेगा, अभी 3rd चैप्टर। हाँ, पीरियोडिक टेबल है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी चल रहा है। हाँ सर, उसके बाद हम ये फिर से करेंगे ना इसका? हाँ, आप घबराए, अभी थोड़ा सा स्कूल के लिहाज से पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद मैं, और इसमें भी थोड़ा अच्छा पढ़ाऊंगा, स्कूल के बाद भी आप करेंगे, अलग से भी पढ़ाएंगे दोबारा इस चैप्टर को। ओके सर। हाँ, आप बस पढ़ते रहें हर दिन, यकीन बना के रखें, सब हो जाएगा। हाँ, इट इज डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स विच होल्ड्स वेरियस एटम। लिख लिया यहाँ तक, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब देखिए, मैं इसलिए आपको रोका था। और आयन को भी, दैट द रीजन केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड क्यों आता है। हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हम केमिकल बॉन्ड में ये कहते हैं कि विच होल्ड्स वेरियस एटम भी रहेगा और आयंस भी रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, देखिए, टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। तो ये तो आसान डिफिनेशन थी जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगेन मैं बोल देता हूँ, इट इज डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस एटम और आयन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। अब आइए, जब सब लोग लिख लीजिएगा तो बताइएगा। रिटन एवरीवन? Yes, sir. चलिए,
ऋषिक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, हाँ या ना बताते रहें सब लोग, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आइए, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो कंडीशन फॉर, क्योंकि आप ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, देखिए कोई बता सकता है केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? जल्दी बताएं। सर स्टेबिलिटी के लिए सर, एक एटम या मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए उसको शेयर या फिर गेन करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, या फिर, तो इसलिए तभी केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। हाँ, वेरी गुड, सर ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। वेरी गुड, ये भी बात ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतर। देखिए मैं आपको दो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और से सुने अच्छे से, और 2 मिनट उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। 2 मिनट अच्छे से समझें। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, 2 कंसेप्ट है आपके पास, और दोनों को जानना जरूरी है, हो सकता है दोनों पर क्वेश्चंस। क्यों बनता है लिखना नहीं है। पहला है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट क्या है आपको आना चाहिए, हो सकता है आपको स्कूल के एग्जाम में पूछते डिफाइन ऑक्टेट रूल, तो स्टेटमेंट भी आना चाहिए। तो देखिए बॉन्ड क्यों बनता है, एक स्टूडेंट ने सही कहा कि भाई ऑक्टेट रूल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या शेयर करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। फिर से सुने, केमिकल बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी की लिए। नंबर 1, स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी, उसके लिए 2 कंसेप्ट है। एक को कहते हैं ओल्ड कंसेप्ट, ओल्ड व्यूज, और एक है मॉडर्न कंसेप्ट। तो ओल्ड व्यूज ये है ऑक्टेट रूल, लेकिन चूंकि अब आप 11th में हैं और जी मेंस और नीट की तैयारी करेंगे, सिर्फ ऑक्टेट ही फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। अगर ऑक्टेट रूल ही नेसेसरी कंडीशन होता तो BF3 को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, अब बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी BF3 एग्जिस्ट है। आपके पास PCl5 है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन 10 है, फिर भी क्यों एग्जिस्ट है। आपके पास SF6 है, सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, 12 है, क्यों एग्जिस्ट है। आपके पास IF7 है, 14 इलेक्ट्रॉन है, क्यों एग्जिस्ट है। तो देखिए 2 कंसेप्ट आपको मानना। पहला ऑक्टेट रूल, 9th 10th के लिहाज से ऑक्टेट रूल था कि केमिकल बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए, टू आइदर गेन या टू लॉस या गेन या शेयरिंग करके होता है, ऑक्टेट को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के लिए। तो ये हुआ ओल्ड कंसेप्ट। लेकिन ऑक्टेट रूल ही नेसेसरी कंडीशन है, नो। 2 कंसेप्ट, इसलिए आपको पहला जानना ऑक्टेट रूल। दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट डिपेंड्स अपॉन कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, बेस्ड अपॉन एनर्जी, व्हिच इज कॉल्ड मॉडर्न कंसेप्ट। और ओल्ड कंसेप्ट है ऑक्टेट रूल, मॉडर्न कंसेप्ट है एनर्जी कंसेप्ट, वो हम आपको बताएंगे। तो पहला सबको समझ में आया ऑक्टेट रूल, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, ऑक्टेट रूल ही नेसेसरी नहीं है। अगर आपने ये बात को दिमाग में नहीं सेट किया तो आपको हर जगह आगे डाउट होगा। अच्छा, एक तो एग्जांपल लिया ही नहीं, जेनन के पास 8 है, फिर भी XCF2 बनता है, XCF4 बनता है, क्यों बना, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी बॉन्ड। ऑक्टेट रूल एक बार और समझा दीजिए। अभी समझाया नहीं, ऑक्टेट को पूरा बताएंगे आपको, अभी समझाएंगे। ऑक्टेट का मतलब 8 होना, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना, हाँ या ना, जल्दी बताएं। 8। 8। हाँ, तो चलिए मैं पहले समझाता हूँ। तो पहले बताएं वो ऑक्टेट रूल मॉडर्न कंसेप्ट है कि ओल्ड कंसेप्ट है, जल्दी बताएं सारे लोग। ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट। हाँ, चलिए लिखिए पहले सारे लोग, मैं अच्छे से लिखता हूँ, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्टेट रूल। तो देखिए कैसे लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिए, इसी से समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फिर मैं डाउट पूछूंगा, घबराइएगा नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनी एटम combine, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, आइदर
by transfer of valence electron, transfer of valence electron from one atom to another. उर्वशी इसी में समझ में आ जाएगा, फिर हम नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बता देंगे। आप स्टेटमेंट Okay, sir. हाँ आप देखते रहिएगा। टू अनदर, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनी एटम कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाय शेयरिंग, जो मेहराज ने भी कहा था पहला, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में पूरा इसी तरह लिखिएगा। अगर आपको आएगा डिफाइन ऑक्टेट रूल, अगेन आई विल क्या कहते हैं दोबारा मैं बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनी एटम कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लिया यहाँ तक? तो क्यों? इन ऑर्डर, यहाँ से आगे देखिएगा, इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, ये सबको मालूम है ना? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. इन देयर वैलेंशियल, इन देयर वैलेंशियल। तो पहला कंसेप्ट ये आया केमिकल बॉन्ड बनने की वजह कि कोई भी एटम कंबाइन करेगा या तो लॉस करके या शेयरिंग करके, उसका पर्पस क्या होगा कि तो इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट इन देयर वैलेंशियल। सबको समझ में आया ऑक्टेट रूल? अभी भी नहीं आया तो पूछ लीजिए। फिर एंड का पार्ट एक और बार समझा दिया। हाँ मैंने ये कहा अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनी एटम कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर या शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट इन देयर वैलेंस, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उसके अंदर 8 हो जाए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। समझ में बात आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ यूनिर, सूरज, सांची, रोशनी, ऋषिक, सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना बताइए। यस सर, क्लियर। वेरी गुड, एक कंसेप्ट तो ये है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऑक्टेट रूल अगर स्कूल के एग्जाम में आया तो आप इसी तरह लिखिएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? गवाही दीजिए। जी सर। ठीक सर ये एक प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, जिन्होंने, हाँ ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन है। थैंक यू सर। नेक्स्ट। हाँ मेराज लिख लिया? सर बस 1 मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए। तो ऑक्टेट रूल का मतलब उर्वशी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। No, sir. आ गया। ओके, केमिकल बॉन्ड बनाने का पहला जो कंडीशन था कि भाई कोई भी एटम कोई दूसरे से कंबाइन करता है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस या यानी लॉस या गेन, या आपको कहा गया शेयरिंग करके। क्यों? टू इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट इन देयर वैलेंशियल। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताएं। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? अच्छा, इस कंसेप्ट से क्या हुआ, मैं इसी को एक लाइन में कह रहा हूँ। देखिए क्योंकि स्कूल के एग्जाम, मैं तो चाहता तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता था, लेकिन स्कूल के एग्जामिनर जो होते हैं उनको अच्छी लैंग्वेज चाहिए। अब देखिए इस पॉइंट से क्या मालूम है, कोई कहे एक लाइन में समझाओ तो हमेशा याद रखिए कंक्लूजन, इस पॉइंट के बेसिस पर कंक्लूजन लिखिए मेरे साथ साथ। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। ये अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में याद करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। टू एक्वायर स्टेबिलिटी, यही मैंने लिख दिया, टू एक्वायर स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। बताइए एक लाइन में यही कहेंगे कि नहीं? जल्दी बताइए। तो आप लोग की इंग्लिश अच्छी है, बताइए सही लिखा? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। A chemical bond is formed between two atoms to acquire stability by completing its octet। इस ऑक्टेट रूल से तो यही तो समझ में आया? हाँ या ना, बता दीजिए। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ऑक्टेट रूल से आया। अब आइए दूसरे कंसेप्ट पर आइए। लिख लीजिएगा तो सारे लोग बताइएगा। Written, everyone written? Yes, sir. यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब आइए दूसरा लिखिए। 2 मिनट सर, एक्चुअली मेरा हुआ नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, मैं सब किसी को ना हो इसी तरह टोक दीजिए, किसी का भी ना हो तो आप शर्माइए मत, टोक दीजिए। तो ऑक्टेट रूल का मैंने आपको कंक्लूजन लिख दिया।
सर हो गया। दिव्यांशु सबको समझ में आ रहा है? दिव्यांशु तुम तो कुछ बोलो। यस सर आ रहा है। मॉडर्न कंसेप्ट लिखिए जो आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखिए अब आप 11th में हैं तो आपकी सोच एकदम मॉडर्न की तरह होनी चाहिए। ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, एक कंसेप्ट है ऑक्टेट रूल जो आप पढ़ते आ रहे थे। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है दिखना नहीं है, गौर से सुनो। इट इज बेस्ड अपॉन एनर्जी, इट इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंसेप्ट। ये मॉडर्न कंसेप्ट किस पर डिपेंड करता है, सारे लोग बताएं। एनर्जी एनर्जी कॉन्सेप्ट। हाँ, ये अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। देखिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, तो देखिए दोनों कंबाइन करके देखिए दोनों के बीच में बॉन्ड बना। तो बताइए ये दोनों कंबाइन किया तो बताइए जब बना तो आपने अभी पढ़ा है ना कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी। तो ये मोर स्टेबल होगा पहले के कंपैरिजन में, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड। तो केमिस्ट्री कहता है या फिजिक्स कहती है जहां स्टेबिलिटी आएगी तो वहां एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी जल्दी बताइए, लिखना नहीं है। एनर्जी क्या होगी जल्दी बताएं। रिलीज। यही असल कंडीशन है। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा अच्छी बात है। इसीलिए कोई पूछे क्यों PCl5 एग्जिस्ट किया जबकि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कहीं ज्यादा बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो मॉडर्न कंसेप्ट इसलिए कहा गया इट इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंसेप्ट। क्यों PCl5 एग्जिस्ट है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। क्यों BF3 एग्जिस्ट है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। ज़ेनन क्यों कंपाउंड बनाया। ए लॉट ऑफ कंपाउंड्स जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। आप सबका रीजन ये कहिए कि केमिकल बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। पुराना कंसेप्ट था ऑक्टेट गेन करने के लिए। आप कहिए यहाँ स्टेबिलिटी आएगी, एनर्जी रिलीज करेगी। ये कंसेप्ट हर जगह एप्लीकेबल होगा। PCl5 देखिए, कोई कहे PCl5 ज्यादा स्टेबल है, अच्छा बताइए PCl3 बताइए कौन ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, PCl5 में ज्यादा बॉन्ड बन रहा है कि PCl3 में, जल्दी बताइए। PCl5 ये ज्यादा स्टेबल, PCl5 ज्यादा। कोई कहे क्यों, जितना बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मॉडर्न कंसेप्ट एक लाइन में याद रखें, जहां बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताएं आप। सर एक चीज पूछनी थी। आप पूछिए अब। हाँ आप डाउट पूछिए, आप किसी को ना समझ में आए तो डाउट पूछिए। हाँ सर इसमें पूछना था सर, सर कुछ कंपाउंड्स हो सकता है सर कि उनमें ज्यादा वो हो रहे हो, ज्यादा बॉन्ड्स, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो नहीं आप तो अभी तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं तो अभी बताया हूँ कि केमिकल बॉन्ड बनने का कांसेप्ट ये है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने का कांसेप्ट सिर्फ ऑक्टेट रूल नहीं है, ऑक्टेट रूल के अलावा है एनर्जी का रिलीज होना। हाँ लेकिन ये भी जान दे, बॉन्ड बनने का मतलब ये ज्यादा बॉन्ड बनने का ये मतलब नहीं कि अपनी औकात से ज्यादा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना। समझ रहे ना मेरी, जैसे मैंने फास्फोरस का 2 बॉन्ड क्यों लिया, फास्फोरस PCl5 भी बनाता, PCl3, आपको कहेगा PCl7 ये एग्जिस्ट, नो, ये भी तो देखना जितनी औकात है उतना। समझा कि नहीं, मेरी बात समझ में बात आ रही है हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर। यस सर। हाँ ये सब ध्यान देना, वो तो आपको समझ में आएगा अगले क्लास में कि कोई भी एक एटम कितना बॉन्ड बना सकता है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा पूरी केमिस्ट्री में, कोई भी एक एटम कितना बॉन्ड बना सकता है, उसके अंडर में रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बना सकता है। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं कोवालेंसी। कोवालेंसी कहते हैं, वो अगले क्लास में आएगा। लेकिन आपको आज के क्लास में बस इस पर ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है कि अगर आप इस बात को दिमाग में सिर्फ ये बात रख लिया कि बॉन्ड बनाने का कंडीशन है ऑक्टेट रूल, तो फिर आपको केमिस्ट्री समझने में, केमिकल बॉन्ड समझने में बड़ी परेशानी होगी। आपको हर जगह ये लगेगा अरे ऑक्टेट तो नहीं है फिर भी एग्जिस्ट है उसका। आपको इसलिए मैंने पहले कंसेप्ट करा दिया कि बॉन्ड बनने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। ऑक्टेट रूल, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न ओल्ड कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। समझ में बात आई हाँ या ना, सारे लोग मिलके बोले।
एंडोथर्मिक हो जाए। हाँ हाँ एक्सोथर्मिक होगा या नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी एंडोथर्मिक नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं, एंडोथर्मिक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक तो हाईली अनस्टेबल, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट फिजिबल। जहां बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। ओके साइंटिस्ट? यस। चलिए लिखिए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। चलिए आप सब लोग बताइए, मॉडर्न कंसेप्ट सबको समझ में आया? उनीब बताइए, अदनान बताइए, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, between two combining atom to acquire stability। मानसी आप बोलती रहिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मानसी श्रीवास्तव आ रहा है सर। यस सर। तो देखिए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम टू एक्वायर स्टेबिलिटी by release of energy। इसलिए याद रखिए कोई भी बॉन्ड जहां ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन यही दीजिए, या कहीं भी आप जनरल कंसेप्ट यही है कि बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए और बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। समझा? ऑक्टेट रूल भी कंडीशन है लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है। लिख लिया सारे लोग? बहुत ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते फिर भी कंपाउंड एग्जिस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। Yes, sir. अनवी जैन, आपको समझ में आ रहा है? अनवी जैन, Yes, sir. चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ये तो आपको हो गया, अब इसके नीचे कंक्लूजन लिखिए। एक केमिस्ट्री कहता है कि जहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, हमेशा याद रखिए जहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बताइए क्या होगा? एक्सो की एंडो, सारे लोग मिलके बोलिए, एक एक की आवाज आनी चाहिए। हाँ वेरी गुड, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे। और बॉन्ड जहां ब्रेक होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। हाँ बहुत अच्छे, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर पर बॉन्ड फॉर्मेशन में मतलब एनर्जी रिलीज क्यों होती है? स्टेबिलिटी होती है। स्टेबल का मैं तो भी बताया था ना, स्टेबल का मतलब क्या होता है? एनर्जी का घटना। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, देखिए एच है, ये कंबाइन किया, स्टेबल हो गया कि नहीं? पहले ये तो सब लोग अनस्टेबल था, इलेक्ट्रॉन था, स्टेबिलिटी गेन कर लिया। केमिस्ट्री क्या कहता है या फिजिक्स? स्टेबिलिटी का मतलब होता है एनर्जी का कम होना। एनर्जी का कम होने का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। ओके स्टूडेंट? यस सर। यस। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। सर एक सेकंड नोट डाउन कर। यस सर रिटन। अब आइए टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन मैं आपको कहा हूँ कि आपको मैं अभी थोड़ा सा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझे पढ़ाना है, इसलिए मैं डिटेल नॉलेज बाद में ये चैप्टर दोबारा पढ़ाया जाएगा। अभी आप 3 बॉन्ड समझें, ऐसे मैं डिटेल में पढ़ाता तो मैं दूसरे तरीके से लिखता। आयनिक बॉन्ड, जो बाद में आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही 3 पर आपको कंसंट्रेट करना है। तो फिर से बताइए बॉन्ड कितने तरह का हुआ? बताइए 3। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट बताइए हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आइए, कल भी शायद केमिकल बॉन्ड की क्लास है, कल भी शायद केमिकल बॉन्ड की क्लास है। कल की क्लास मत छोड़िएगा प्लीज।
कल बहुत मजा आएगा, उसके बाद तो और मजा आता रहेगा। उसके बाद आज थोड़ा बेसिक है, इसलिए जल्दी लिखें सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। अब आइए टॉपिक डालिए, आयनिक बॉन्ड। नाम सुना है, सच सच बोलिए। एक बार पिछले वाले स्लाइड में। हाँ जरूर जरूर, साइंटिस्ट लीजिए। अब्दुल्ला आप थोड़ा लेट से आए, आपको समझ में आ रहा है ना अब्दुल्ला? सर हम असीम है, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर। अच्छा असीम हो जी सर। तुम बिहारी हो यार। हाँ चलो कोई बात नहीं है, ओके चलिए आगे बढ़ें। सर हो गया। ओके चलिए, आयनिक बॉन्ड आइए। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सारे लोग ध्यान दीजिए। बहुत आसान डिफिनेशन आप सारे लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है कि नहीं आयनिक बॉन्ड? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस हाँ सर। तो जल्दी Yes, से sir. लिख, हाँ वेरी गुड, जल्दी से हम लोग लिखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। असल बात क्या क्या इसमें याद रखना वो भी मैं बताऊंगा। द बॉन्ड which is formed by the bond which is formed by the bond which is formed by complete transfer of electron, complete transfer of electron between two atoms. Is called आयनिक बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की डिफिनेशन हो गई, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। Yes. ठीक, अब देखिए। No, sir. अच्छा नो सर, ओके ओके। A1, sir. हाँ लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। ये फुल फॉर्म है आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसकी लैंग्वेज केमिकल बॉन्ड की कोई टफ नहीं है, आप आराम से आपको हर दिन पढ़ लीजिए, आपको आसान लगेगा, समझा? चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं उर्वशी साइंटिस्ट। Yes, sir. अच्छा आप देखिए, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आपको कंक्लूजन ये है कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। जल्दी बताइए पहचानने का तरीका। Yes, sir. अच्छा सुनिए, मैं हाँ ठीक है, अभी और सारी बातें आएंगी, इधर सुने सारे लोग, ठीक है? एक आध दो क्लास के बाद आएगी बात। आयनिक बॉन्ड को थ्योरेटिकली, और से सुनेंगे मेरे वर्ड को, थ्योरेटिकली पहचानने का तरीका है कि मेटल और नॉन मेटल। आगे आपको आएगा, कोई भी आयनिक बॉन्ड में 100% आयनिक करैक्टर नहीं होता। आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं फाजान्स रूल। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो वो भी 100, ये आप 9-10 में पढ़ लिया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। थ्योरेटिकली आयनिक बॉन्ड पहचानने का कोई तरीका पूछे कि हम आयनिक बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे, तो आप कहेंगे मेटल और नॉन मेटल। क्लियर है? लेकिन आप आगे पढ़िएगा, BeCl2 मेटल नॉन मेटल है, लेकिन इसमें कोवलेंट है। कैसे, ये सब आपको 2 लेक्चर के बाद आएगा, इसलिए बेसिक बातें आपको आना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड का थ्योरेटिकल पहचानने का तरीका है मेटल एंड नॉन मेटल। आप आगे पढ़ेंगे, कोई भी आयनिक कंपाउंड में 100% आयनिक करैक्टर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट होता है। सिमिलरली कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है उसमें 100% कोवलेंट करैक्टर नहीं होता। डेली लाइफ में भी आप देखते हैं, कोई भी चीज होती है वो 100% प्योर नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स्ड होता है। दैट द रीजन केमिस्ट्री भी यही कहता है कि आयनिक बॉन्ड के पहचानने का तरीका है मेटल और नॉन मेटल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी बताएं। सर एक और बार समझा दिए। Yes. हाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड के का थ्योरेटिकली पहचानने का तरीका है कि मेटल एंड नॉन मेटल। या क्या ये मेरी बात सबको समझ में आएगी? हाँ या ना? आ गई सर। Yes, sir. हाँ वेरी गुड। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आप माइंड मेकअप कर लें, आपको एक आध क्लास के बाद ये पढ़ाया जाएगा कि कोई भी दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उसमें 100% आयनिक करैक्टर नहीं होता। सिमिलरली कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है उसमें 100% कोवलेंट करैक्टर नहीं होता। कुछ ना कुछ कोवलेंट में आयनिक होता, आयनिक में कुछ ना कुछ कोवलेंट होता। इसका पता कैसे चलेगा?
तो वो आप पढ़ेंगे जिसको कहते हैं पजांस रूल, जो आप एक आध क्लास के बाद ही पढ़ेंगे, 2 क्लास के बाद। तो सबको समझ में, थ्योरेटिकली कोई पूछे आयनिक बॉन्ड तो कहेंगे मेटल। ये 9th 10th के बच्चों को पहचानने का आसान तरीका है, लेकिन चूंकि आप 11th पिछले वाले साइड में रख सकते हैं। देखिए सर ये लिख लिया सर, सॉरी सर, आप ये लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। दूसरी बात देखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, जल्दी से लिखें, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो लोग बोर मॉडल पढ़े हैं सब आप पढ़ा होगा, कूलम्बिक फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए इसका नाम है, देखिए, इलेक्ट्रोवायलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन केटायन एंड एनायन। क्योंकि इसलिए आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है, तो केटायन एंड एनायन। समझ में बात आई, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जैसे देखिए Na+ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये केटायन हुआ, Cl- इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन हुआ। सारे लोग बताइए हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। अब इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको कूलम्बिक फिजिक्स में पढ़िएगा, कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही मिलकर NaCl बनाएगा। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए हाँ या ना। नो सर। नो सर। हाँ, वेरी गुड। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट। अच्छा एक बात बताइए, NaCl को मैंने इस तरह लिखा, कभी भूले से इसके बीच में बॉन्ड मत दीजिएगा, गलत, इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है। NaCl को अगर ये गलत है, आपको दिखाना भी है तो वही केटायन एनायन, याद रखिए, सिंगल ये बॉन्ड से नहीं दिखाना, इसलिए मैंने लिख दिया आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन केटायन एंड एनायन के बीच में, इसलिए ये बांधा हुआ रहता है। समझा। NaCl को या तो इसी तरह लिखेंगे, आप NaCl के बीच में कोई बॉन्ड मत दे दीजिएगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मानसी, दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स, समझा कि नहीं। उसका फॉर्मूला आप हाँ, K∗1×2/r², पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़िएगा, 12th के फिजिक्स में, और बोर मॉडल में भी पढ़ा होगा। खैर, दो चार्ज बॉडी के बीच में है। मैं इसलिए ये बोल दिया कि सर आपने कहा था बॉन्ड के जरिए बांधा रहता है, जब NaCl में बॉन्ड ही नहीं है तो फिर NaCl क्यों एग्जिस्ट करता है, तो उसका लॉजिक दीजिए। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन केटायन एंड एनायन। कभी भी आयनिक बॉन्ड में आप सिंगल लाइन या डबल लाइन नहीं देंगे, गलत है। आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरह केटायन और एनायन के बीच में ये डॉटेड लाइन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बता रहा है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना। लाइन वाला ये फिर से बता दो जो आपने लाइन का बताया। लाइन का मतलब बताया कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बता रहा है, डॉटेड लाइन। NaCl में हम इस तरह बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। यस सर। सर ये कोवेलेंट में यूज करेंगे हम लाइन। हाँ, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट में आता है, ये वेरी गुड। आयनिक में सिंगल डबल की बात नहीं होती, तो इसलिए क्यों एग्जिस्ट करता है, तो उसका लॉजिक थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। अब आपसे अच्छा एग्जामिनर, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक डालिए फेवरेबल कंडीशन, टॉपिक डालिए फेवरेबल कंडीशन। मैं थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से दोबारा पढ़ाया जाएगा, मैं 12 इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। फॉर द फॉर्मेशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, टॉपिक डालिए फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आप लोग अब तक क्या पढ़ा, आयनिक बॉन्ड की कंडीशन बताइए, कोई भी एक आदमी क्या क्या होना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने की, बताइए।
हाँ बताइए, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने कंप्लीट ट्रांसफर सर ऑफ एक मेटल और एक नॉन मेटल सर होना मेटल चाहिए। नॉन मेटल दोनों होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, हाँ चलिए वेरी गुड। देखिए हाँ, अच्छा ये पहले टॉपिक डाल लिया, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये टॉपिक डाल लिया आपने? Yes, sir. यस अब ठीक, अब सुनिए, हाँ वेरी गुड। अब 2 मिनट आराम से सुनिए। कोई क्या आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप कहिए कि भाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। ऑब्वियसली एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑब्वियसली मेटल जो है वो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये गेन करता है। यहाँ पर मैंने कहा फेवरेबल कंडीशन। केमिस्ट्री में आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है सारे लोग, एस ब्लॉक में मेटल होते हैं और डी ब्लॉक में भी मेटल होते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुनिए, एस ब्लॉक में भी मेटल, डी ब्लॉक में भी मेटल। यहाँ थोड़ा सा 3rd चैप्टर का कंसेप्ट आएगा। पहली कंडीशन बोलेंगे लो आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जल्दी बोलें लो Ionization. सर। तो आपने कहा था मेटल, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ। अगर आपसे पूछ दिया राइट द फेवरेबल कंडीशन, या तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, सर आपने कहा मेटल, ऑब्वियसली लो आयोनाइजेशन। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। और याद रखिए जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो बताइए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। सारे लोग मिलके बोलिए करेगा सर। हाँ दोबारा, हाँ पहले बोले, फिर से सुनिए। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब बताइए। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। ठीक, अगर मैंने ये कहा आयनाइजेशन एनर्जी कम है, जिसका क्या मतलब हुआ, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सब लोग बोलिए, मुनीब, सब यूनिब, अदनान, आराध्या, मानसी, सबको आ रहा है। दिव्यांशु, आयनाइजेशन एनर्जी कम तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर होगा कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर होगा। यस सर। यस याद रखिए, और यही रिएक्टिव मेटल की पहचान है। मेटल तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हैं, एस ब्लॉक में भी हैं, डी ब्लॉक में भी हैं, सब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लेकिन यहाँ कहा गया फेवरेबल, अच्छा मेटल, रिएक्टिव मेटल, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। 9th के बच्चे बोलेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, ये थ्योरेटिकल आइडिया है, पहचान। आपको 11th में पूछा जाएगा राइट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आप कहेंगे लो आयनाइजेशन एनर्जी। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये किसकी पहचान है, रिएक्टिव मेटल की। तो मेटल आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। मेटल ही तो है, बोलिए ना हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन आपको बोला लो आयोनाइजेशन एनर्जी, रिएक्टिव मेटल तो अच्छा आयनिक बॉन्ड एस ब्लॉक बनाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब आयनाइजेशन मेटल होना चाहिए, लेकिन उस मेटल में रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। दूसरा, ये भी वर्ड 3rd चैप्टर में आया था, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, मैं मतलब समझा दूंगा। हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। घबराएंगे नहीं, मैं सब समझा दूंगा, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिर से बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लॉस करने में जो एनर्जी लगेगी। ये सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर। अब देखिए, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि नहीं, जल्दी बताइए, तभी तो एनायन बनाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ जल्दी बोलो सारे लोग प्लीज। यस सर। वेरी गुड। तो वही कहा गया कि हर नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड बनाने में योगदान करेगा, लेकिन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसको कहेंगे रिएक्टिव नॉन मेटल। क्या कहेंगे, तो देखो मेटल नॉन मेटल आ गया कि नहीं आयनिक बॉन्ड के लिए, जल्दी बोलो हाँ या ना सारे लोग। Yes, sir. हाँ, तो लैंग्वेज अलग है। आप 11th में तो आपका भी कंसेप्ट अलग होना चाहिए। मेटल नॉन मेटल तो याद रखिए, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सच सच बताइए ये दो सबको समझ में आया? एवरी स्टूडेंट को जल्दी बोलिए। सर सेकंड नहीं आया। टिकट नहीं आया? समझा दिया। हाँ दोबारा समझा देते हैं, कोई बात नहीं है। फिर से देखिए एक दफा और। अच्छा नाम से समझिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम सबको समझ में आया? फिर से बोलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कोई भी एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑब्वियसली उसमें चार्ज नेगेटिव आएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। एक ही आवाज आई, सारे लोग बोलिए ना हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, प्लीज, sir. हाँ वेरी गुड। तो यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सच सच बताइए, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पीरियोडिक टेबल में है बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबको समझ में आया? मेहराज तुम भी बोलो। Yes, sir. सब, हाँ। यस सर। आयुषी, आरुषि सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं। Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो वही कहा गया कि नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करता ही है। जैसे क्लोराइड है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोराइड आयन होगा। तो अगर मान लो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं लिखता हूं, मान लो लिखता हूं -100 जूल है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो मान लो कि -90 जूल है, तो आप नेगेटिव पे मत जाना। मैग्नीट्यूड ये ज्यादा है कि नहीं, मोर नेगेटिव है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो ये दोनों नॉन मेटल है। अच्छा नॉन मेटल ये है, इसलिए कहा गया कि दोनों आयनिक कंपाउंड बनाएगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से बनाएगा। इसलिए कहा गया कि दूसरी कंडीशन जो आपने पढ़ा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसके लिए कहा गया लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। जितना लो रहेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कहा गया दूसरे के लिए कहा गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो। बोलो आया सबको समझ में कि अभी भी नहीं आया? हेलो एवरीवन। सर आ गया। आ गया सर। Yes, sir. तो वही कहा गया हाई वैल्यू। तो ये है तीसरा, जो मैं घबराइएगा नहीं, तीसरा टॉपिक ही, इसके बाद वही टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ। तीसरी कंडीशन है लैटिस एनर्जी। ऐसे नहीं, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। सर लैटिस एनर्जी क्या होती है? पेशेंस रखें, इसके बाद टॉपिक ही मैं पढ़ाऊंगा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस का कंसेप्ट कहाँ आता है जानते हैं? लैटिस का मतलब समझिए सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग। कीटाइन एनाइन के बीच में बनाएंगे तो सॉलिड होगा, और सॉलिड जो लैटिस बनाता है तो उसी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो अभी मैं डिस्कशन करूंगा तीन कंडीशन जो हम 9th के बेसिस पर बोलते थे, मेटल नॉन मेटल। आपको कोई भी एग्जाम में पूछे राइट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, या आपको कहेगा फेवरेबल कंडीशन फॉर, चौथा ऑप्शन ये ए बी सी दे देगा, और डी ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ एबव। तो आप डी पर टिक मारिएगा, ऑल ऑफ एबव। तो पहला कंडीशन मेटल होना चाहिए जो आप 9th के लिहाज से पढ़ा। तो अब आपकी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए कि मेटल ठीक है, लेकिन ऐसा मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो तो रिएक्टिव मेटल कहलाएगा। दूसरा आपने कहा नॉन मेटल होना चाहिए, सही है, लेकिन आप 11th के लिहाज से बोले हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो। तीसरी कंडीशन बोलेंगे लैटिस एनर्जी हाई हो। तो अब हम लैटिस एनर्जी क्या होता है वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर समझाएंगे। सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ या ना बताइए। यस सर। चलिए लिखिए। नोहा अख्तर को आ रहा है कि नहीं? बोले ना। नोहा, मेराज, मानसी, दिव्यांशु, रोशनी, सांची, सूरज, सब लोग बोले आ रहा है सबको? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। वेरी गुड। सर लैटिस समझ नहीं आया। क्या बताइए? लैटिस वाला सर। आपने सुना नहीं मेरी लाइन को कि मैं आगे डिस्कशन कर रहा हूँ? पेशेंस। लैटिस एनर्जी में अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूँ। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पर आप लिखिए, हम आपकी डाउट को क्लियर कर रहे हैं। ओके ऋषि बंसल? यस सर। हाँ आप घबराए नहीं, क्योंकि ये नया टर्म है, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसी को। तो बताइए आयनिक कंपाउंड सबको आ गया कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। पहली बात थ्योरेटिकल तरीका है, मेटल है नॉन मेटल, लेकिन अच्छा कोई कहे कि आप फेवरेबल कंडीशन बताएं तो आपको कहना है लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। चलिए और बोलिए, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। लिख लिया एवरीवन? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछते रहिए। आयुषी आ रहा है समझ में? Yes, sir. आरुषि को भी आ रहा है? आरुषि साइंटिस्ट आपको आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। थैंक यू। यूनीब हसन आपको आ रहा है? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। चलिए अब आइए, टॉपिक डालिए कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी।
हाँ आरुषि क्या से आवाज आ रही है? हाँ कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी पहले शॉर्ट फॉर्म में लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट कहाँ आएगा? जहां सॉलिड होगा। बोलो सारे लोग, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट कहाँ आएगा? जल्दी बोलो। जहाँ पे सॉलिड होगा। यहाँ पे या जो सॉलिड होगा वही लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट है। पहले लैटिस एनर्जी क्या होता है वो चेक करेंगे और कैसे हम इसकी दो डिफिनेशन आपको आनी चाहिए, दोनों। तो पहली डिफिनेशन और से सुनो, बहुत आसान। हाँ बोलिए सर। ये एनर्जी में सॉलिड जो आप कह रहे हो उसमें जो कंबाइन हो रहे एलिमेंट्स वो सॉलिड होने चाहिए या कंपाउंड सॉलिड होना चाहिए या दोनों? एक मिनट, अभी बता रहे हैं, अभी जस्ट आप गए। देखिए Na+ आपने सीखा, जल्दी बताइए हाँ या ना। Cl- गैसियस एटम दोनों कंबाइन करके NaCl बनाया, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। बस यही, इसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बताओ कम बॉन्ड बन रहा है कि ब्रेक हो रहा है? जल्दी बताओ सारे लोग। बन रहा है। और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? जल्दी बताओ। रिलीज होगी। वेरी गुड। दो डिफिनेशन में लैटिस एनर्जी का बताऊंगा, और से सुनो। तो जो ऋषिक बंसल बोल रहे थे यही सॉलिड, ये है लैटिस। जो कंपाउंड बनता है वो सॉलिड होना चाहिए, उसी में लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट आएगा। सुना ऋषिक बंसल जी? यस सर। वापस समझा दिए। हाँ अभी बता देते हैं। तो देखिए, तो कोई भी पूछे लैटिस एनर्जी का लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो सारे लोग बताइए। Na+Cl- मिलके सॉलिड बना रहा है कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो आप कहेंगे डिफाइन, तो कोई पूछे लैटिस एनर्जी को डिफाइन करें तो दो डिफिनेशन लिखना नहीं है। तो आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉलिड का मतलब आयनिक कंपाउंड। अगेन आई रिपीट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसियस आयन। गैसियस आयन बनाने में से, गैसियस आयन से आयनिक कंपाउंड बनाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। समझ में बात आई हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। पहली डिफिनेशन लिखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released for the, अदनान आपको समझ में आया? आपने पूछा था दोबारा। जी सर आ गया सर। जी, for the formation of ionic compound, या आप कह सकते हैं आयोनिक सॉलिड। सॉलिड में भी आयनिक बोलना जरूरी है। क्या बोलना जरूरी है? जल्दी बोलिए सारे लोग। सॉलिड में कौन सा सॉलिड होना चाहिए? आयोनिक सॉलिड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड फ्रॉम द गैसियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी की जगह कहीं कहीं पर एंथैल्पी लिखते हैं। केमिस्ट्री में एंथैल्पी और एनर्जी का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। सर ये आप अभी कह रहे थे सर, ये 1 मोल के लिए है ना? 1 मोल। हाँ 1 मोल के लिए। 2 मोल के लिए हो गए तो डबल हो जाएगी। यस सर, यस सर। डिफिनेशन जब लिखने को आएगा तो 1 मोल का होना जरूरी है। चलिए अब इसको मैं दूसरे फॉर्म से भी डिफाइन करता हूँ। सारे लोग बताइए, लिख लीजिए पहले। बोलिएगा, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा लिख लिया सर। वेरी गुड। ओके अब सुनिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए इधर लिखिएगा नहीं। मान लीजिए ये Na+ गैसियस आयन, Cl- गैसियस आयन, सारे लोग बताइए NaCl। बताइए यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी में मान लेता हूँ, डेटा याद नहीं रखना है, 788 किलो जूल पर मोल।
माइनस में एनर्जी रिलीज। अब मैं गौर से सुनिएगा, पहले ये लाइन लिख लो उसके डिफिनेशन के नीचे। डेटा याद नहीं रखना है आपको, ये मैं एक चीज समझाने के लिए डेटा लिखा हूं। लिख लिया आप लोगों ने तो बताइएगा। लिख लिया सर। रिटर्न। अब आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए प्लीज, अगर मैं इस तरह लिखूं, देखो ये NaCl सॉलिड है। अब बताओ, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जल्दी बोलो तो। यस सर। यस सर। बताओ अब कितनी एनर्जी होगी, उल्टा हो जाएगा। लैटिस एनर्जी 780 पॉजिटिव 780। यस यस। इसलिए हर बुक दो डिफिनेशन लिखता है। मैं क्यों दो डिफिनेशन लिखा रहा हूँ, उसकी वजह है कि कुछ बुक लिखेगा तो रिलीज लिखा रहेगा, किसी बुक में लिखेगा तो रिक्वायर्ड। बात बराबर है। तो आपको दूसरी डिफिनेशन में लिखा रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट। आपने आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके आयन को सेपरेट किया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके आयन को सेपरेट किया कि नहीं, जल्दी बोलिए। किया। हाँ, यस सर। तो दोनों डिफिनेशन एक ही है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों लैटिस एंथैल्पी है। आप डिफरेंशिएट के लिए एक दफा आप बोल सकते हैं कि ये जो लैटिस एंथैल्पी, इसको आप बोल सकते हैं लैटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन, और जो मैं अब दोबारा लिखाने जा रहा हूं उसको कहेंगे लैटिस एंथैल्पी डिसोसिएशन। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ बुक में पढ़िएगा तो रिलीज लिखा रहता है, किसी बुक में पढ़िएगा तो रिक्वायर्ड। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। लैटिस बनना है तो रिलीज वर्ड लिखिए, रिक्वायर्ड लिखना है तो सॉरी ब्रेक करना है, डिसोसिएट करना है, सेपरेट करना है, तो दोनों डिफिनेशन एक ही है। बोलिए आया सबको समझ में, हाँ या ना? NaCl एक हो रहा है तो फिर वो एंडोथर्मिक होगा ना? जी 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 जी, हाँ प्लस है तो एंडो होगा। वेरी गुड। चलिए तो और करके दूसरी डेफिनेशन लिखिए, दूसरी डेफिनेशन लिखिए, और आप स्कूल के एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखेंगे। ये और पर स्टार पॉइंट डाल लीजिए, आप यही डेफिनेशन लिखेंगे अगर स्कूल के एग्जाम में आया तो। देखिए, द एनर्जी, मैं हर पॉसिबल चीज बता देता हूं कि आपको कंफ्यूजन हो, दोनों डिफिनेशन एक ही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट, देखिए ऋषिक बंसल 1 मोल यहां भी बोलना है, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड। लिख लिया यहाँ तक, जल्दी बोलिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। इनटू गैसियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। वो आपने से लिख लीजिए, आप इज कॉल्ड लैटिस, इनटू गैसेस आयन इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। लिख लिया आपने, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक, एक मिनट सर, थोड़ा सा हाँ लिखिए। तो दोनों डिफिनेशन एक ही। अब मैं आपको दूसरे व्यू से समझाता हूँ। ये तो हो गया। अब लैटिस एंथैल्पी बेसिकली बताना क्या चाहता है। सर आपने कहा ना कि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है अब मैं बता रहा हूँ। लिख लिया आपने? लिख लिया सर। ठीक, सारे लोग प्लीज बोलिएगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, क्या मतलब हुआ? आयनिक कंपाउंड स्ट्रांग है, बोलिए हाँ या ना? अच्छा चलिए ऐसे समझिए, AB सॉलिड है, इसको आपने आयंस में ब्रेक किया तो लैटिस एंथैल्पी आया मान लीजिए 100। CD सॉलिड है, इसको आपने ब्रेक किया C + D- में, लैटिस एंथैल्पी 200 है। बताओ AB को ब्रेक करना मुश्किल है कि CD को ब्रेक करना मुश्किल है? CD को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल है। यस। तो खुद सोचिए, जितना स्टेबल है उसको ब्रेक करना भी मुश्किल है कि नहीं? जल्दी बोले आप लोग, हाँ या ना? यस सर।
इसलिए कहा गया दोनों आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा आयनिक कंपाउंड। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई फॉर आयनिक कंपाउंड, फेवरेबल कंडीशन, अच्छा आयनिक कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। रीजन समझ में आया? अब आओ, ये तो हो गया कि लैटिस, लेकिन आपको कंपैरिजन कहेगा कि राइट द ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी, 3 क्वेश्चन 3 कंपाउंड दे देगा। अब टॉपिक डालिए बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एंथैल्पी। फैक्टर बहुत आराम से समझिए इसको, फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? सब कुछ क्लियर हो रहा है एवरी स्टूडेंट? यस सर। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। आप सुनिए, पहले लिख लीजिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। सर हाँ जो बोलिए बोलिए। पहले रिलीज और फिर एक -78 आया था और एक हाँ अदनान, एक प्लस में आया पॉजिटिव था। जी, 78, वो समझ जी, नहीं आया था मुझे। अच्छा नहीं आया था, ठीक है। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना अदनान? जी सर। हाँ तो भाई माइनस में हो गया। इसका उल्टा हाँ, कर सर। दीजिए, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड तो प्लस में, एनर्जी रिक्वायर्ड तो देनी पड़ेगी तो प्लस, एनर्जी जब घटेगी तो नेगेटिव, है ना? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट। यहाँ बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आपको लिखवाया था ना शायद, देखिए देखिए कहीं पर लिखवाया होगा मैंने। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सो, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो, याद आया? जी सर। अब समझ में आया? जी सर। जी जी। अच्छा, चूंकि सेम ही कंपाउंड बना रहे हैं तो जितना एनर्जी रिलीज होगी उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बस इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है। अब आया अदनान? जी सर, थैंक यू। आप वेरी गुड। आप सुने, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, सारे लोग अच्छे से देखिए। एक बात बताइए, Na+ फिर से देखिए Cl- मिलकर बताइए आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड बना रहा है। सारे लोग बताइए हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, एक ही आवाज क्यों आई? सारी आवाज आनी चाहिए मेरे कानों में, सब बताइए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मैं क्यों समझा रहा हूँ कि आप कभी भूल ना पाए। सुनिए आप, मैंने अभी नहीं लिखा था आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक एग्जांपल मैंने ये दिया। अब देखो Mg+2 है, O2- है, ये मिलकर MgO बनाया, ये भी सॉलिड है। प्लीज सुनना अच्छे से। सारे लोग बताओ A में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि B में? जल्दी बोलो तो। इसमें ज्यादा होगा ना, चार्ज ज्यादा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सारे लोग बताओ हाँ। तो लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट जब भी, लैटिस एनर्जी किन बातों पर डिपेंड करता है? तो चार्ज पहला। क्यों? फोर्स का फॉर्मूला भी यही है ना, K(Q1 Q2/r²। जल्दी बताओ, यही तो अभी लिखा था ना मैंने, कूलम्बिक फोर्स। हाँ देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, सारे लोग सुनना, ना आएगा दोबारा समझाएंगे, पहले समझ लो अच्छे से। केमिस्ट्री या फिजिक्स में, असल में ये फिजिक्स है, 12th की फिजिक्स में पढ़ेगा पहले चैप्टर में। जहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स हो, आई रिपीट, जहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स हो, के पर मत जाइए, के क्या उस पर मत जाइए, Q1 Q2 R, चार्ज और डिस्टेंस साइज, चार्ज और दो चार्ज के बीच की सेपरेशन पर डिपेंड करेगा। जल्दी बताइए, अट्रैक्टिव फोर्स किन दो बातों पर डिपेंड करेगा? चार्ज पर और सेपरेशन पर, चार्ज पर और सेपरेशन पर। जल्दी बोलिए, आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Q1 Q2 वो चार्ज है, अलग-अलग चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, चार्ज है। ओके, आया समझ में सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। वापस समझा दिए। हाँ फिर से बता देते हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला अदनान K(Q1 Q2/r²। ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। क्या कहते हैं अदनान? बोलिए। कूलम्बिक फोर्स या अट्रैक्टिव। कहीं पर लिख लीजिए, पेज के ऊपर कहीं पर लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। देखिए, ये जानना चाहिए, ये पढ़ लीजिए, ये बहुत काम आएगा केमिस्ट्री में हर जगह। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, के पर मत जाइए, के क्या, वो फिजिक्स समय पढ़िएगा। आप चार्ज पर जाइए, Q2/r²। जहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा वहां पर याद रखिए, वो चार्ज पर, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है। बोलिए, आया समझ में अदनान? अट्रैक्टिव फोर्स। जी सर। वेरी गुड। अब सुनिए मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं। तो लैटिस एनर्जी भी दो बातों पर डिपेंड करेगी,
चार्ज पर, साइज पर। क्यों? लैटिस एनर्जी बेसिकली रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन। फिर से सुनिए, लैटिस एनर्जी की डिफिनेशन तो आप पढ़ लिया, लेकिन फिजिकल मीनिंग समझिए। लैटिस एनर्जी बेसिकली बताना क्या चाहता है? It is an attractive force. Lattice energy represent an attractive force between two oppositely charged ion. तो लैटिस एनर्जी भी दो बातों पर डिपेंड करेगी, चार्ज ज्यादा, मोर अट्रैक्टिव फोर्स, मोर लैटिस एनर्जी। देखो, चार्ज ज्यादा, मोर अट्रैक्टिव फोर्स, जो मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था, कहां गया कि Na प्लस Cl माइनस, इसमें एक एक चार्ज है, और Mg प्लस 2, बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेकंड वाले में ज्यादा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सेकंड वाले में ज्यादा है। हाँ, जितना ज्यादा होगा उतना करीब आएगा, उतना आसानी से बनेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो लैटिस एनर्जी भी दो बातों पर डिपेंड करती है, चार्ज पर, अब आयंस बन गया तो साइज पर। साइज पर जितना साइज बड़ा होगा, खुद सोचिए, जितना डिस्टेंस चार्ज के बीच में ज्यादा होगा, और अब यहाँ पर चार्ज है तो ये कम डिस्टेंस है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। वेरी गुड। तो फिर से बताइए, लैटिस एनर्जी किन दो बातों पर डिपेंड करती है? बोलिए। पहला चार्ज पर और हाँ, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैं लिख देता हूँ अच्छे से। तो सर एक बार वो और आप समझा देना फिर से, NaCl और वो MgO2। हाँ, वो तो आएगा, वो अभी तो आएगा कंपेरिजन, घबराइए मत, इसके बाद वही एग्जांपल देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो देखिए आप ये भी लिख सकते हैं Q1 Q2, या आपको समझाने के लिए Z प्लस Z नेगेटिव। अगर बढ़ेगा तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो बिला झिझक पूछिए। पहला लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. एवरी स्टूडेंट, अदनान, यूनीब, ऋषिक बंसल, आयुषी, आरुषि, सब लोग बताएं, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, कोई कहे चार्ज पर क्यों डिपेंड करेगा, तो आप मिसाल दीजिए ना। देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है। देखिए ये दोनों मिलकर में जो एनर्जी रिलीज होती है, तो लैटिस एनर्जी यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बताता है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। और दूसरा बताइएगा, सेपरेशन को बोलना है यहाँ पर साइज ऑफ आयन। क्या बोलना है? बोलिए, साइज ऑफ आयन। या कोई बात नहीं, मैं ये भी लिख देता हूँ, सेपरेशन बिटवीन द आयन। बिटवीन द आयन, तो बताइए फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? आर बताइए, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो भाई यही बोलना है बस। ये सारे लोग बताइए, सारे लोग देखिएगा अच्छे से। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के बीच का सेपरेशन। जितना सेपरेशन ज्यादा होगा, मतलब साइज जितना बड़ा होगा तो सेपरेशन ज्यादा होगा, तो लैटिस एनर्जी कम होगी। सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बोलें। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है प्लीज पूछिए, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सारे लोग बताइए, आया समझ में हाँ या ना? सर सर जो डिस्टेंस है वो बस दोनों के रेडियसेस का सम है। हाँ, जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, साइज बढ़ा तो सेपरेशन ज्यादा, साइज बढ़ा तो सेपरेशन ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। अनवी जैन, आपको आ रहा? अनवी जैन बताइए। यस सर। हाँ, तो फिर से बताइए, लैटिस एनर्जी सारे लोग मिलके बताइए किन दो बातों पर डिपेंड करती है? जल्दी बोलिए। दो पर, चार्ज पर। फर्स्ट पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ वही बता रहे हैं, ऐसे तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। लैटिस एनर्जी किन दो बातों पर डिपेंड करती है? सारे लोग रिपीट कीजिए, किन दो बातों पर रिपीट? और साइज पर। ठीक है, ये दो बात समझ में आई? तो आप बताइए, चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। पहले ये लिख लीजिए, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है,
दिव्यांशु, दिव्यांश, दिवांश, आप सबको समझ में आ रहा है? देवीन, सबको आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अगेन कोई भी पूछे लैटिस एनर्जी किन दो बातों पर डिपेंड करती है? चार्ज पर, साइज पर। साइज का मतलब सेपरेशन बिटवीन द आयंस। चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा। याद रखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं का भी हो, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो चार्ज पर डिपेंड करता है और साइज पर। जितना चार्ज ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना तेजी से कंपाउंड बनेगा, उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। साइज, जितना सेपरेशन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, एनर्जी कम रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी। मैंने रिपीट कर करके समझा दिया। अभी भी सबको समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए। आ गया सबको? मानसी? यस सर। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। अच्छा, अब देखिए टॉपिक डाल लीजिए, कंपेयर द लैटिस एनर्जी। टॉपिक डालिए, कंपेयर द लैटिस एनर्जी। कंपेयर द लैटिस एनर्जी। अब 2 मिनट रुक जाइएगा, सब लोग स्क्रीन को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज कंपेयर द लैटिस एनर्जी के बाद 2 मिनट रुक जाइएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको एग्जामिनर देगा NaCl PMgO, कंपेयर द लैटिस, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है? तो आप कुछ मत कीजिए। देखिए पहला काम, चार्ज निकाल लीजिए, Z प्लस Z माइनस। बताइए Na पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है, हाँ या ना? Na पे सारे, तो देखिए कैसे लिखिएगा, मैग्नीट्यूड लीजिएगा 1 × 1, माइनस वो मैग्नीट्यूड ही में लीजिएगा। तो 1 आ गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। ठीक है, सारे लोग बोलिए। यहाँ पर कोई डाउट है चार्ज में? 1 × 1 1, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ Z प्लस Z माइनस, Mg पर कितने चार्ज आते हैं? जल्दी बोलिए। 2। और ऑक्सीजन पर भी कितने चार्ज होते हैं? 2। हाँ, जितना चार्ज, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको हो जाएगा 2 × 2, कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 4। यस सर। तो बताइए लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा? B ग्रेटर देन A है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, ये हो गया लैटिस एनर्जी। आपको यही सब असल क्वेश्चन कहेगा, डिफाइन लैटिस एंथैल्पी आपको आना चाहिए। असल क्वेश्चन सब यही आएगा ऑब्जेक्टिव में, कंपैरिजन द लैटिस एनर्जी। तो आपको कुछ नहीं करना, पहला आप साइज को देखना ही नहीं है। आपको कहेगा सर साइज से नहीं, जब चार्ज से आंसर आ गया साइज को देखना नहीं। चार्ज जब सेम हो, अभी मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, तो फिर साइज को देखेंगे। चार्ज से आंसर आ गया, वहीं से आंसर मारें, साइज को देखना नहीं है। साइज को सेकंड स्टेप में देखना, जब जरूरत पड़े तो। आया समझ में हाँ या ना? जल्दी बताएं। सर इससे हम ये कह सकते हैं कि जिन जिन की वैलेंसी में सिर्फ 1 चाहिए, उनके +1 होता है। यस यस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +1 होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1 तो ज्यादा रिएक्टिव वालों के वीकर होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। नहीं, ये तो ज्यादा अच्छा स्टेबल है ना, मोर लैटिस एनर्जी, फेवरेबल कंडीशन। हाँ सर, बट सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ना मैग्नीशियम से। हमको सिर्फ एक चीज नहीं देखना था, कंपाउंड बनता है तो बहुत सारी चीजों को देखकर होता है। हाँ, कोई क्या सोडियम ज्यादा रिएक्टिव, हम सोडियम मैग्नीशियम की बात नहीं कर रहे मेरे बाबू, हम कंपाउंड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जिस तरह किसी स्टूडेंट का मार्क्स एग्रीगेट पर डिपेंड करता है। आपको क्या सर फिजिक्स में उसको ज्यादा? नो 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 नो, एग्रीगेट एग्रीगेट। बोलिए साइंटिस्ट, समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस सिंगल से हमको नहीं समझना है, कंपाउंड, ओवरऑल कंपाउंड को देखना। ओके स्टूडेंट? यस सर। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग होती है ना एलिमेंट से, इससे हाँ, उसकी अलग बात है। ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताएं, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। सबको समझ में आया? हेलो? यस सर यस सर। अब आइए एग्जांपल 2। सर एक सेकंड वाला रह गया था। अच्छा, नहीं रह गया था? ओके ओके, जल्दी करें। कल सब लोग टाइमली आइएगा, जो लेट से आए हैं प्लीज। कल कोवैलेंसी वगैरह सब पढ़ाया जाएगा, वो नहीं आएगा तो फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आएगा। प्लीज जो लोग लेट से आज आए हैं तो सर कल टाइमली आएंगे। टाइम आपको जो मैनेजमेंट है वो आपको बता देंगे। बोलिए हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? हेलो एवरीवन? यस सर। आपको कहा क्वेश्चन है कंपेयर द लैटिस एनर्जी। सारे लोग मिलके बताइए पहला काम क्या करेंगे?
चार्ज निकालेंगे। सब लोग मिलके बोलिए, सब लोग एक चार्ज एक आवाज। निकालेंगे, Very चार्ज good, very निकालेंगे good. सबको। हाँ, बोलने से क्या होगा, याद होगा, z प्लस z माइनस 1 into 1 1 चूंकि ग्रुप फर्स्ट है, याद रखिए ग्रुप फर्स्ट। अच्छा, किसी को चार्ज ना भी मालूम है ना, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड किसी को मालूम है, उससे भी पता चल जाएगा। ग्रुप फर्स्ट है पोटेशियम 1 into 1 1 1 into 1 1, सबका चार्ज है ना, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे यार चुप चुप, सब लोग चुप हो। चार सब में हाँ, यस सर, सबका ही। तो फिर आप किसको देखोगे, साइज को। तो अरे साइज। बोलो किसको देखोगे, साइज को। अच्छा, तुम 9 10 से पढ़ते आ रहे हो साइज में, जल्दी बताओ। लिथियम की साइज सबसे छोटी, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम की साइज टॉप, हाँ टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। सर तो बताओ साइज। तो अब लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सी की, उसके बाद किसकी होगी, ए की, उल्टा हो जाएगा, उसके बाद किसकी होगी, बी। तो आप हाँ आपने पढ़ा है लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज सेपरेशन, जितना साइज छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, जल्दी बताएं। सर Yes, इसमें sir. अगर Yes, sir. सर हाँ बोलिए। सर अगर जैसे सोडियम भले ही बड़ा है और मैं उसके साथ छोटे उसका रख दूं और नहीं, रख दूं नहीं, ये समझ में आया। किंतु परंतु, अभी एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद किंतु परंतु होगा। पहले एग्जाम्पल को समझे, ये समझ में आया ऋषि। आप पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आप डाउट पूछिएगा। ये आपको समझ में आया ये वाला? हाँ सर ये वाला आ गया सर, इसमें क्लोरीन सेम था इसलिए। हाँ, क्लोरीन जब सेम रहेगा तो हम इसको देखेंगे, केटायन को देखेंगे। केटायन सेम रहेगा, एनायन को देखेंगे। सर दोनों अलग रहेगा, वो भी बताएंगे। अभी तो 2 ही एग्जाम्पल करवाया, घबराए नहीं। अभी मैं पीएचडी कराऊंगा, रिसर्च रिसर्च होगा आपको। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. आयुषी, आराध्या, आरुषि, मानसी, सबको समझ में आया, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, सब समझ में आ जाएगा, देखते रहिए आप। अच्छा सर एक बार पिछले वाली स्लाइड में जा सकते हैं? ओके ओके, क्यों नहीं जा सकते हैं साइंटिस्ट, बहुत अच्छा हो गया। वेरी गुड। अच्छा आप देखिए, MgF2 है, समझा कि नहीं? आप दिमाग में रखिए, आपके पास NaF है, सॉरी NaF नहीं लीजिए, आपके पास CaF2 है, C आपके पास SrF2 है, और आपके पास E जो है वो BF2 है। पहले बताइए हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे लोग मिले। क्वेश्चन क्या है? कंपैरिजन द लैटिस एनर्जी। हाँ सारे लोग पहले बोलिए, पहला काम क्या करेंगे, मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहला काम सर, पहला काम चार्ज। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको अब देखो चार्ज कैसे निकालोगे। मैग्नीशियम पर कितने चार्ज होते हैं? +2। +2। F पर कितने चार्ज होते हैं? -1। अब सुनो, तो 1 ही से मल्टीप्लाइड करेंगे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये मत कहना कि सर Mg पे 2 है और F पे -1 है और इसका 2 है तो 2 से नहीं। नंबर को नहीं देखना है, चार्ज जो एक्चुअल चार्ज है उसी को देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, F है, F पर -1 हो गया तो टोटल चार्ज 2 से। नो, दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। आपको जो एक्चुअल चार्ज है वही लेना है। एक्चुअल चार्ज का मतलब Mg पर +2 आता है तो +2 ही लेना है, चाहे 2 से मल्टीप्लाइड है तो 2 2 4 नहीं लेना है। Mg पर +2 है तो +2 ही लेना है। फ्लोरीन पे -1 है, चाहे फ्लोरीन 2 हो, फ्लोरीन 3 हो, फ्लोरीन 4 हो, फ्लोरीन अकेला हो, ओनली -1 लेना है, नंबर्स को नहीं लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोले। Yes, sir. यस सर। हाँ, वरना हर क्वेश्चन में डाउट रहेगा, ये कंसेप्ट समझ लें। तो देखो Mg हाँ अदनान, अदनान मैंने कहा किसी भी आयन का एक्चुअल चार्ज लेना है, नंबर को नहीं देखना है। फ्लोरीन पर चार्ज कितना होता है? -1। फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, जल्दी बताएं। -1। तो हम 1 मैग्नीट्यूड में लेंगे, तो हम 2 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेना है, 2 × -1।
तो -2 कोई कहेगा सर -2 क्यों नहीं लिया, फ्लोरीन 2 है, नहीं फ्लोरीन 2 है, वो वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए है, हमें फ्लोरीन का जो एक्चुअल चार्ज है वो लेना है। तो फ्लोरीन हाँ ठीक, ये हो गया, आया समझ में, हाँ या ना। तो 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 × 1 2, बताओ आप किसको देखोगे, साइज। तो ये ग्रुप सिकन का एलिमेंट है, बताओ ग्रुप सिकन में मैग्नीशियम से बड़ी कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ी स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ी बैरियम, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, याद आया। यस सर। तो लैटिस एनर्जी ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा डी। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, बोलें बोलें। यस सर सर। आपने साइन उल्टा डाल दिया ABCD में। क्या डाल दिया, सही तो लिखा, साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा ना, सही तो लिखा, ये तो साइज का ऑर्डर लिखा है मैंने। जी सर, जी सर। हाँ कोई बात नहीं है, चना खाइए विदाउट मसाला, वो होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं, शाहरुख खान हर जगह मौजूद है, किस साइज का ऑर्डर है। ओके स्टूडेंट अदनान, समझ में आया साइंटिस्ट। जी सर। हाँ वेरी गुड। तो एक बात और बताइए, क्या चार्ज लेने में हम नंबर को देखेंगे कि एक्चुअल चार्ज को लेंगे, बताइए एक्चुअल। हाँ नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, दिस कांसेप्ट इज रॉन्ग। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। नो सर। नो सर, ओके ओके। मानसी आपको आ रहा है साइंटिस्ट। यस सर। अनवी, डन सर। ओके। यूनीब आपको आ रहा है, यूनीब। यस सर। यूनीब सच सच बताइएगा, आ रहा है ना पक्का, कंफर्म करें आप एक दफा और, कोई डाउट। यस सर। यस। सूरत, सूरत आपको आ रहा है साइंटिस्ट। चलिए अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का दे रहा हूं मैं, जल्दी बताना सारे लोग। सर एग्जांपल 4 है नहीं। चलो ना, तुम तो ऐसा काउंट कर रहे हो कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी काउंटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू, बहुत अच्छी काउंटिंग है तुम्हें, 1 2 3 करते रहो, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सारे लोग कंपेरिजन, आइए अच्छा आंसर सही से देना, अगर कोई गलत आंसर दिया तो मैं बताऊंगा। अच्छा मैं जानबूझ, अच्छा मैं खुद करूंगा, दूसरा वाला तुम करना। पहले क्वेश्चन लिख लो सारे लोग, हाँ या ना, सारे क्वेश्चन लिख लिए, जल्दी बताओ अदनान। अब लिख रहा हूँ सर। हाँ लिखिए लिखिए। लिख लिया। चलिए अब सुनिए अच्छे से प्लीज, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, सब अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना, सब अलग अलग है। हाँ ठीक है, पहला काम फिर से बोलिए, पहला काम लैटिस एनर्जी के लिए क्या करेंगे, बोलिए बोलिए, सारे लोग मिलके बोलिए, पहला काम क्या करेंगे, आवाज नहीं आई, जल्दी बोलिए। चार्ज, चार्ज। हाँ इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्लास के अंदर याद हो जाए, ऐसे ही पढ़ाई होती है। देखिए चार्ज Z+ Z-, सारे लोग बोलिए। एल्युमिनियम पर चार्ज कितना होगा, 3। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2। बोलिए बोलिए। यस। अब कोई कहेगा सर नंबर को क्यों नहीं लेंगे, ये देखिए एल्युमिनियम पर +3 होता है, जबकि Al2 है, तो ये नहीं कहना सर 23। नो, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट, जो हमें एक्चुअल चार्ज है वही लेना है, नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन। यस सर। हाँ अब यहाँ देखो Z+ Z-, Mg पर चार्ज कितना होता है, सारे लोग मिलके बोलो। 2+। Br पर चार्ज 1। अच्छा हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को चार्ज ना निकालने आया, तो मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ, एक मिनट। जब मुझसे मोल कंसेप्ट पढ़े थे नॉर्मेलिटी, तो मैंने उस वक्त भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। हो सकता है चूंकि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा, तो कैसे करोगे, बताओ ये क्या है, सारे लोग बताओ क्या है, ये एल है। यस सर। यस सर। एल पर चार्ज उतना ही होगा, अपोजिट कर दो, जितना ऑक्सीजन हो, एकदम उल्टा याद रखो। एल पर चार्ज उतना होगा जितना ऑक्सीजन है, 3+। ऑक्सीजन ऐसे लिख दो, ठीक, ऑक्सीजन पर चार्ज उतना ही होगा जितना एल्युमिनियम है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। यस सर। जैसे Mg Br2, हो सकता है बहुत सारे को ना मालूम हो, तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। देखिए
mg अकेला है, mg अकेला है, कितना चार्ज होगा जितना बी आर है 2 प्लस। आया समझ में? जल्दी बोलिए। Yes. हेलो। Yes, sir. हाँ, बी आर तो 2 बी आर है तो 2 बी आर कर दो, बी आर इधर है। अब बताओ बी आर पर चार्ज कितना होगा जितना mg है माइनस। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. -1। Yes, sir. यस, चार्ज निकालने आया सबको, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, लेकिन 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 जब ए बी टाइप रहे तो उसमें तुम्हें भाई सतर्क रहना। ए बी टाइप का मतलब समझे? NaCl, MgO, ये ए बी टाइप, कोई नंबर नहीं है। हाँ, CaO ए बी टाइप है ये। तो ए बी टाइप में आपको वैलेंसी मालूम होना चाहिए, इसमें गलत हो सकता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, NaCl तो तुम्हें तो ये पता चल गया Na पर प्लस है, Cl माइनस है। लेकिन MgO है तो इस पर मत कह देना Mg प्लस है O है, नहीं, O पर 2 माइनस होता है तो Mg पर 2 प्लस। ए बी टाइप में सतर्क रहना है, ए बी टाइप में सतर्क रहना। बोलो बोलो, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. A2B हो, AB2 हो, A2B3 हो, A3B4 हो, A4, इसके अलावा AB के अलावा कुछ भी हो, अगर आपको चार्ज मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उल्टा कर दो। जैसे तुमको कोई कहे A2B है तो बताओ 2A लिख दो। A पर चार्ज कितना होगा जितना B है, प्लस होगा, जल्दी बताओ, +1 होगा। Yes, B पर sir. Yes, sir. B पर चार्ज कितना होगा जितना A है, तो 2 माइनस कर दो। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन ए बी टाइप में क्या होता है, उसमें सतर्क रहना पड़ता है, उसमें आपको वैलेंसी पहले से मालूम होनी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ। अच्छा, ये जो हमारा फॉर्म होता है ए बी का, इसमें ए पे हमेशा पॉजिटिव ही आता है ना? हाँ हाँ, पहला वाला पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। कंपाउंड में बाद वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ये कंसेप्ट याद रखिए आप। Yes, sir. हाँ, अब देखो CaO में बताओ चार सारे लोग, 2 into 2, 2 plus 2 minus. हाँ, यानी 2 into 2 होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Z माइनस बताओ 1 into 1। अब बता दो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। ACBD ये होगा। ओह माय गॉड, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, 4 से सारा कंसेप्ट आ जाएगा। सच सच बताओ, सच सच बताओ मेरे दोस्त, सारे लोग बताओ। हेलो एवरीवन। यस सर, समझ आ गया। लगता है कोई आवाजें नहीं आ रही है। अरे अदनान, तुमको नहीं आया? अदनान आ गया सर, आ गया। वेरी गुड। सांची को आया, सूरत को आया, Yes, sir. यूनिप को आया, यूनिप को, आयुषी सबको Yes, आया। sir. Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, याशिका जैन, आप लेट से आई हैं क्या? याशिका जैन, Yes, sir. आपको कुछ आ रहा है? जल्दी बताइए, सच सच बोलिए। Yes, sir. ठीक 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 ठीक, आप लेक्चर ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अच्छे से आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। आप आई वाई, मेरा नाम आई वाई सर पे, आप आई वाई सर पे आप लोग मैसेज करेंगे, क्योंकि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना किसका सही है। उस वक्त से तो मैं ही समझा रहा हूँ। चलिए सच सच बताइए, तैयार हैं आप लोग? रेडी एवरीवन? Yes, sir. हाँ, रेडी एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देता हूं। which has maximum lattice energy? A है MgO है, B है Na2O है, C है MgBr2 है, D है CaO है। आप आराम से करेंगे, हड़बड़ा के आंसर मत देंगे। आई वाई सर पर सारे लोग मैसेज करें कि मुझे पता चले कि आप लोग सही से आंसर दे रहे हैं। इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज लास्ट। कल टाइमली क्लास कीजिएगा प्लीज, और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे रिक्वेस्ट है, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम, चार्ज निकाल के चेक कर लीजिए। Which has maximum lattice energy? हाँ, नोहा का आ गया अख्तर, नोहा अख्तर, कॉन्ग्रेचुलेशन, a lot of thanks। आई वाई सर पर मैसेज करें प्लीज कि मुझे पता चले किसका सही है।
नहीं नहीं देविन, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, ऑर्डर नहीं पूछ रहा है। मैक्सिमम कोई एक आंसर है, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, एक आंसर दो। अरेंज करने को नहीं कहा गया देविन। हाँ ओके हाँ दिवांश, वेरी गुड दिवांश। हाँ ओके, ऐसे दिवांश सब कुछ समझ में आया आपको साइंटिस्ट, ये पहले बताइए। यस सर। थैंक यू। और लोग बताएं, सबका 2 ही आंसर आया अब तक। अब्दुल्ला का आंसर आ गया, ऋषिक का नहीं आया है, दिव्यांशु का आ गया। ओके ओके, सब लोग आंसर दें प्लीज। यूनीब का आ गया, वेरी गुड यूनीब, वेरी गुड यूनीब। और लोग दें। ओके ओके असीम, हाँ। सूरज, चलिए सूरज आपका भी आंसर चेक, एक दफा और सूरज चेक कीजिए आप। सांची कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूं सही आंसर है। ऋषिक कॉन्ग्रेचुलेशन, डेविन रॉन्ग। आयुषी श्रीवास्तव सी, हाँ अच्छा डी, अच्छा चले आयुषी एक दफा और चेक कीजिए तो प्लीज, एक दफा और चेक कीजिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चेक कीजिए। मानसी का सही आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरसलान दोबारा चेक करें, अरसलान दोबारा चेक करें। आराध्या कॉन्ग्रेचुलेशंस, a lot of thanks। चलिए 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 चलिए, सारे लोग आंसर दीजिए, कांग्रेस, जल्दी 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 आंसर दीजिए प्लीज। नोमा, अच्छा नोमा मल्टीपल चॉइस करी है, गलत। नोमा को एक आंसर होगा, आप मल्टीपल चॉइस क्यों कर रही हैं भाई। अदनान का आंसर नहीं आया, अर्पित अर्पित अर्पित। चलिए चलिए अब मैं डिस्कशन करता हूं, चलिए टाइम टाइम खत्म। अच्छा पहला काम चार्ज निकालेंगे। ओके सूरज, चार्ज निकालेंगे तो सच सच बताइए, 2 × 2 4 आया, पहला सबका सही है। ओके 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 ठीक है। यहाँ पर Z+, आप देखिए यहाँ पर तो आराम से सोडियम का चार्ज 1, ऑक्सीजन का -2 2। यहाँ देखिए Z+Z माइनस, Mg पर 2+ चार्ज होगा तो 2, Br पर 1 होगा 1। यहाँ देखिए Z+Z-2, कैल्शियम का 2, 2 × 2 4, तो बी और सी होगा नहीं। ए और डी में देखो चार्ज सेम है तो साइज को देखो, मैग्नीशियम कैल्शियम सेम एलिमेंट है कि सेम ग्रुप का है, सेम ग्रुप का है तो मैग्नीशियम की साइज छोटी होती है, कैल्शियम की साइज बड़ी होती है। सो द ए आंसर इज करेक्ट। बोले 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 हाँ या ना। यस सर। यस यस यस, वेरी गुड। अच्छा इसमें ऑर्डर अगर पूछता तो देखो ए के बाद तो डी आता, बताओ सच सच बताओ हाँ या ना। ए के बाद तो डी आता। आप देखो बी और सी में साइज कैसे देखोगे सर, ये तो सोडियम मैग्नीशियम तो अलग अलग ग्रुप का है, तो मैं बता देता हूँ जो पीरियोडिक टेबल जिसका मजबूत है घबराइएगा नहीं, होता है उसके बाद Na+ और Mg+2। मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन 10 जितना चार्ज ज्यादा होगा, मैं जो मुझसे पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो साइज छोटा होता है, इसीलिए बी के बाद Mg_Br2 का होगा, सी फिर बी। बोले आया सबको समझ में हाँ या ना। जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। तो देखिए मैं 2 मिनट आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, 2 मिनट सुन लीजिए अच्छे से। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स है व्हिच बाइंड द, सुनिए अच्छे से एकदम, उसके बाद एंड, व्हिच बाइंड द वेरियस एटम और आयन इन अ मॉलिक्यूल। पहली बात, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो केमिकल बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए बनता है। तो सर स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी, उसके लिए 2 कंसेप्ट है, एक है ऑक्टेट रूल, एक है मॉडर्न कंसेप्ट। ऑक्टेट रूल ने ये कहा कि कोई भी एटम कंबाइन करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस या क्या कहते हैं इसको, शेयरिंग करके टू अचीव ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड केमिस्ट्री में मिले कि जो ऑक्टेट रूल को बहुत सारे कंपाउंड फॉलो नहीं करते हैं, समझा कि नहीं, फिर भी वो एग्जिस्ट हैं, स्टेबल हैं। तो केमिस्ट्री ने ये कहा, मॉडर्न कंसेप्ट ने ये कहा कि केमिकल बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। जहां जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये जो लाइन कोई टीचर बोले ज्यादा बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा बॉन्ड का मतलब उस एटम के अंदर कैपेसिटी जितना है उतना, जो कि कल के लेक्चर में मालूम होगा कि कोई भी एटम कितना कंपाउंड बॉन्ड बना सकता है। अब आइए, केमिकल बॉन्ड 3 तरह का होता है, आयनिक, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन
फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। उससे ये साबित हुआ कि आयनिक बॉन्ड केटायन और एनायन के बीच में बनता है। थ्योरेटिकली पहचानने का तरीका है केटायन और एनायन, सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल। बट आप 11th में 12th में जी मेंस और नीट के लिहाज से आपको कोई भी पूछे व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो वन एटम शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब रिएक्टिव मेटल। Another atom should have high value of electron gain enthalpy, reactive non-metal। तीसरा, lattice energy should be high। lattice energy का concept वही होता है जहां ionic solid हो। कोई पूछे what is the ionic solid, दो definition, the amount of energy released for the formation of ionic solid, for the formation of ionic solid, energy released for the formation of 1 mole of the ionic solid from the gaseous ion। दूसरा बताया गया इसको तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए, अगर यहाँ x जूल है -x जूल है तो यहाँ 1 जूल लगेगा। लैटिस एनर्जी कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो दो बातों पर डिपेंड करेगी, चार्ज पर और साइज पर। चार्ज पहला डोमिनेंट फैक्टर है, चार्ज से अगर आंसर आ जाए तो ठीक, चार्ज से ना आए तो साइज पर। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। यस सर। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।